नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे और आपको बताते चले जानकारी मिल रही है कि ये उद्घाटन आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास होगा। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और ब्लूमबर्ग आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आज और कल आयोजित किया जाना है। और आपको बताते चले देश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि मंच के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भागीदार देश है। यह मंच नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा। मंच में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे समावेशी वृद्धि और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है। पीएमओ ने कहा है कि फोरम का एजेंडा बियॉन्ड के विषय पर केंद्रित होगा। मंच में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं अगर बात आपको बता चले IFSCA के बारे में की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। यह संस्था भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के नियमन तथा विकास के लिए एक एकीकृत प्राधिकार के रूप में काम करती है। और इस समय गिफ्ट IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। तो दिल्ली NCR प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने जा रहा है। बीते दिनों आपको बताते चले हुई सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का समय देते हुए कहा गया था कि वो कुछ करे, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठा लेगा। कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाते हुए सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा था कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश में जुटी रहती है, उनके प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं दिखती। कोर्ट का मानना था कि केंद्र और राज्य सरकारें बहुत तरीके का काम करने का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। जज ने कहा है कि इस समय भी AQI स्तर 450 से ऊपर है। चीफ जस्टिस रमना ने आगे कहा कि हम तीनों जज आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करना होगा। फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए जा सकते हैं जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, निर्माण और गाड़ियों पर सीधी कार्रवाई करेंगे। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अलर्ट के बीच विदेश से लौटे 7 यात्री जम्मू कश्मीर में बिना RT-PCR टेस्ट और क्वारंटीन के ही घर पहुंच गए। हालांकि UK और UAE से लौटे इन 7 लोगों को प्रशासन ने तलाश कर घर में ही क्वारंटीन कर दिया है। आपको बताते चले कठुआ जिले में 7 मामलों में सामने आई लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नेशनल सर्विलांस कमेटी की ओर से ऐसे यात्रियों का डेटा प्रदेश सर्विलांस और फिर जिला सर्विलांस को मुहैया कराना था। अमूमन इसमें 1 दिन का समय लगता है, लेकिन इस अवधि में विदेश यात्रा कर लौट रहे लोग सीधा घरों को पहुंच रहे हैं। जब 7 लोगों की सूचना मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें दिन भर इनकी तलाश में जुट गई थी। CMO कठुआ डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया है कि विदेश यात्रा कर लौटने वालों की पहचान की जा रही है। इन्हें क्वारंटीन करवाने के साथ ही 7 दिन बाद अनिवार्य RT-PCR जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि जिले में UK और UAE से लौटे 7 लोग मिले हैं। इनमें से 3 कट्टल ब्राह्मण हीरानगर और 4 गोविंदसर में एक ही परिवार से हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में 373 लोगों में मिल चुका है, जिनमें सर्वाधिक 183 दक्षिण अफ्रीका से ही निकले हैं। इनकी तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट 50% मामलों में और डेल्टा को 75% मामलों में मिलने में 100 दिन लगे थे, लेकिन ओमिक्रॉन महज 10 दिन में 80% मामलों में मिलने लगा है। इसलिए इसे बाकी वायरस वेरिएंट से 500% तेज माना जा रहा है। आपको बताते चले विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव कोशिकाओं से चिपकने में मदद करने वाले स्पाइक प्रोटीन इस वेरिएंट में ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए यह ज्यादा तेजी से फैल सकता है। आशंका है कि इसकी म्यूटेशन की रफ्तार भी दोगुनी हो सकती है। WHO के अनुसार ओमिक्रॉन के मरीज हल्के से गंभीर श्रेणी के कोविड-19 मरीज बन रहे हैं। हमेशा की तरह संभलते हुए संगठन ने कहा है कि कभी वायरस की घातकता पर निष्कर्ष देना जल्दबाजी होगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मिले शुरुआती डेटा से संकेत दिए गए हैं कि यह अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में दुनिया को बताने वाले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने राहत देने वाला दावा किया है। इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना को ओमिक्रॉन वेरिएंट में प्राइमरी लेवल पर डेल्टा वेरिएंट से हल्के लक्षण मिले हैं। दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एंजुलिक कोएजी ने कहा है कि नए वेरिएंट में मरीजों को थकान, शरीर में दर्द जैसे लक्षण मिल रहे हैं। तो वहीं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच चुका है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटका से मिले हैं। आपको बता चले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इनमें से एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमन हल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। दोनों ही की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। साथ ही बताते चले कि इनके संपर्क में आने वाले एक डॉक्टर समेत 6 अन्य लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग को भेज दिए गए। वहीं उधर गुजरात के जामनगर में भी एक 72 साल के बुजुर्ग को ओमिक्रॉन संदिग्ध की कैटेगरी में रख लिया गया है। यह बुजुर्ग एट रिस्क लिस्ट में शामिल अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से वापस लौटा है और इसकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली थी। हालांकि अभी भी कोरोना के इस नए वेरिएंट पर अध्ययन किया जा रहा है। तो ग्राहकों के लिए नए साल से बैंकिंग सेवा महंगी होने जा रही है। 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। रिजर्व बैंक ने जून में ही बैंकों को निःशुल्क सीमा के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाजत दे दी थी, जो नए साल से प्रभावी होगा। आरबीआई के अनुसार हर बैंक अपने ग्राहक को नकदी व अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए हर महीने निःशुल्क सीमा तय करता है और सेवा का इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर बैंक शुल्क वसूलते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा था कि ज्यादा इंटरचेंज शुल्क व लागत बढ़ने की वजह से बैंकों को एटीएम से धन निकासी शुल्क बढ़ाने की इजाजत दी जाती है। अब एक्सिस, एचडीएफसी सहित अन्य सरकारी व निजी बैंकों से धन निकासी पर ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। साथ ही बताते चले कि बैंक अभी ग्राहकों को हर महीने 8 मुफ्त लेन देन की छूट देते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह से लेन देन शामिल होते हैं। जिस बैंक में ग्राहक का खाता होता है उसके एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन मिलते हैं। इसके अलावा मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम से 3 व गैर मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम से 5 मुफ्त लेन देन भी कर सकते हैं। अभी एटीएम से प्रति निकास 20 रुपए लगता है, जिसे 1 जनवरी से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया जाएगा और इस पर सेवा कर के रूप में जीएसटी भी देना होगा। चलिए राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि जल्द ही 1000 पदों पर लेक्चरर की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। यही नहीं, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने नए कॉलेजेस बनाने के लिए 200 के बजट को भी अप्रूव कर दिया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में अशोक गहलोत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रांसफर्स के लिए प्रभावशाली पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों के एक मजबूत तंत्र बनाना चाहिए ताकि सभी कॉलेजों में यूजीसी और अन्य पैरामीटर्स का पालन ठीक तरीके से हो और सुनिश्चित हो सके। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग में ये भी कहा था कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए खाली पदों पर रिक्रूटमेंट और प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर पदों पर हो रहे रिक्रूटमेंट को जल्दी ही पूरा किए जाने की भी बात कही। अपनी बात को जारी रखते हुए राजस्थान सीएम गहलोत ने ट्रांसफर्स के मामले भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में तबादलों के लिए प्रभावी पॉलिसीज बनाने की बेहद जरूरत है। यहाँ के युवाओं को शिक्षा के उन्नत अवसर मिले, इसके लिए जरूरी है कि सर्वोत्तम ह्यूमन रिसोर्सेज बनाए जाएं। इस मीटिंग में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा NL मीणा मौजूद थे। तो देश भर में तेजी के साथ मौसम करवट ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार की देर रात हल्की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। हल्की बारिश के बीच गुरुवार दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मौजूदा सर्दियों का सबसे कम है। जबकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने दिनों में कोहरा पड़ने की भी भविष्यवाणी कर दी। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम का असर दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यूपी के अलग अलग हिस्सों
हिस्सों में काफी ठंड पड़ने लगी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आज से 6 दिसंबर तक बूंदाबांदी और घने बादलों का असर रहने की संभावना। वहीं मेरठ में बीते 5 साल में गुरुवार सबसे सर्द रहा है। गुरुवार को इस सीजन में पहली बार दिन का तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार लखनऊ सहित कई जिलों में 7 दिन तक बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे। माना जा रहा है कि बारिश के बाद हवा के स्तर में सुधार आएगा और इस बीच मौसम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।